वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। आइए स्टार्ट करेंगे ऑप्शनल पेपर की मैराथन सीरीज़ को। ये पेपर होगा हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन का। तो पर्यावरण शिक्षा के लिए हम मैराथन सीरीज़ को कवर करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रिलेट करेगा पर्यावरण से। तो पर्यावरण का अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे इसकी, और इसके प्रकार और तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द इसमें हो जाता है परि, और दूसरा है आवरण। तो परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है पर्यावरण। परि का अर्थ होता है यहाँ पर चारों ओर, और आवरण का मतलब हुआ है घिरा हुआ। तो पर्यावरण का अगर हम मतलब समझना चाहें, इसका शाब्दिक अर्थ समझना चाहें, तो इसका ये शाब्दिक अर्थ हुआ कि चारों ओर से घिरा हुआ जो भी है उसे हम पर्यावरण कहेंगे। जैसे कि हमारे आसपास नदी हैं, पहाड़ हैं, तालाब है, मैदान है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वायु है, वन है, मिट्टी है आदि। ये सभी जो तत्व हैं वो हमारे पर्यावरण के घटक हो जाते हैं। अब पर्यावरण की परिभाषा को जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा दी गई है जे.एस. रॉस के अनुसार। बताया गया है कि पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। तो पर्यावरण अगर हम देखें या वातावरण देखें, तो ये एक तरह से बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है शिक्षा शास्त्री टॉमसन के अनुसार। तो इन्होंने बताया है कि पर्यावरण ही शिक्षक है। तो पर्यावरण हमारे लिए एक एज अ टीचर का काम करता है, वो शिक्षक का काम करता है, और शिक्षा का काम छात्रों को उसके अनुकूल बनाना है। इसलिए पर्यावरण जो है हमें इस तरह की शिक्षा देता है कि हम छात्रों को उनके अनुकूल बना सकें। पर्यावरण के प्रकार जान लेते हैं अब हम। तो पर्यावरण के प्रकार कई सारे हो सकते हैं, और वर्तमान समय में मनुष्य प्रदूषण के प्रकार स्वयं प्रदूषण का स्रोत हो चुका है। प्रदूषण कई तरीके से हो रहा है, तो उसमें मानव भी एक तरह से स्रोत है, क्योंकि प्रकृति में कोई भी ऐसी विधि नहीं पाई जाती है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित पदार्थों को अपघटित कर सके और उन तत्वों को प्रकृति के चक्र में कर दे। तो ऐसा कोई भी प्रकृति में विधि नहीं पाई जाती है जो मानव निर्मित जितने भी अपघटत हैं, जितने भी निर्मित पदार्थ हैं, उनको अपघटित कर सके और उन तत्वों की प्रकृति को चक्र दे सके। तो यह पदार्थ उसी रूप में पाए जाते हैं, और जो भी वह क्षति पहुंचाना चाहता है, जो भी इन पदार्थों को या इन तत्वों को क्षति पहुंचाना चाहता है, वह क्षति पहुंचा देते हैं या हानि उत्पन्न कर देते हैं, जब तक कि वह विस्तारित या तनुकृत ना हो जावे। तो इस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण के कई सारे प्रकार होते हैं, जिनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी या मृदा प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, आणविकीय संकट, जैव प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण भी पाए जाते हैं। पर्यावरण के अंग देखेंगे यहाँ पे। तो पर्यावरण के अंग में सबसे पहला अंग आ जाता है स्थल मंडल का। इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग स्थल मंडल कहलाता है। तो जल और तल से जो ऊंचा भाग उठा हुआ है उसे हम स्थलमंडल के नाम से जानते हैं, और इसके अंतर्गत धरातल का लगभग 29% भाग आ जाता है। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत को भूपृष्ठ कहा जाता है, और धरती से इस परत की गहराई 100 किलोमीटर की है। इस परत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, सेल समाई हुई हैं इसमें, और इस भाग का औसत घनत्व अगर हम देखें तो वो 2.7 माना जाता है। इसके बाद दूसरा पर्यावरण का अंग है जल स्थल। जल स्थल को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो पृथ्वी का समस्त जलीय भाग
जलमंडल कहलाता है और इसमें सभी सागर आ जाते हैं, महासागर भी आ जाते हैं। भूपटल के 71% भाग पर जल एवं 29% भाग पर थल का विस्तार है। पृथ्वी की समय पर क्षेत्रफल लगभग 91 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल का विस्तार है। तो पृथ्वी का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर सिर्फ जल पाया जाता है। इसके बाद तीसरा अंग देखेंगे पर्यावरण का, ये वायुमंडल आ जाता है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु का सैकड़ों किलोमीटर मोटा आवरण है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु का यह घेरा पृथ्वी को जकड़े हुए है। तो ये जो वायु का घेरा है, ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यहाँ से जुड़ा हुआ है और इसको जकड़े हुए है। धरातल से इसकी ऊंचाई देखें तो वो 800 किलोमीटर मानी जाती है। अब पर्यावरण के तत्व देखेंगे तो पर्यावरण के 2 तत्व माने गए हैं, इसके 2 समूह हैं। पहले आ जाते हैं अजैविक तत्व, जिनको अबायोटिक एलिमेंट कहते हैं, और दूसरे हैं इसमें जैव तत्व, जिनको बायोटिक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो अजैव तत्व में जलवायु, स्थल, जल, मृदा, खनिज, चट्टान और भौगोलिक स्थिति आती है। जबकि जैव तत्व की अगर हम बात करें तो इसमें पौधे और जीव जंतु आते हैं। अजैव तत्व समूह को देख लेते हैं तो अजैव तत्व समूह में जलवायविक कारक होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिनको कहते हैं, जैसे कि सूर्य, प्रकाश, ऊर्जा, तापमान, हवा, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय गैस। तो ये सब ऐसे कारक हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके बाद स्थल जात कारक आ जाते हैं, जिसको टोपोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं। इसमें जो है उच्चवाच, ढाल, पर्वत, दिशा आदि आते हैं। फिर जल स्रोत आ जाते हैं, तो वाटर बॉडीज में हमारे सागर आते हैं, झील, नदी, भूगत जल आदि आ जाते हैं इसमें। देन नेक्स्ट है मृदा। सॉइल में क्या क्या आता है, तो मृदा रूप जो भी होगा, मृदा जल रूप जो होगा, और मृदा वायु भी इसी में आती है। देन नेक्स्ट है इसमें खनिज एवं चट्टानें। तो रॉक्स एंड मिनरल्स कहाँ से हैं, तो इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज आते हैं, ऊर्जा खनिज आएंगे और चट्टानें आ जाएंगी। भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन। तो इसमें तटीय, मध्य देशीय और पर्वतीय आते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें जैव तत्व समूह। तो जैव तत्व समूह ये इसमें जो है वनस्पति आती है, जीव जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव। तो ये सारे जिनका जीवन का क्रियाकलाप चलता रहता है वो जैव तत्व में समूह में आएंगे। और पर्यावरण के जैव और अजैव तत्व समूह अपनी विशेषता के अनुसार पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो जैव और अजैव तत्व समूह जो है वो अपनी विशेषता के आधार पर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण शिक्षा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ समझेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे और इसके प्रकार, प्रकृति और महत्व को भी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण का अर्थ। तो पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है। पर्यावरण शिक्षा सरल अर्थ वह शिक्षा है, सरल अर्थ में अगर हम इसको देखें तो यह वह शिक्षा है जो हमें अपने संरक्षण, गुणवत्ता, संवर्धन, सुधार की व्याख्या करती है और मनुष्य प्रकृति से सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाले और प्रकृति को दूषित करने के बजाय उसका संरक्षण करे। तो पर्यावरण शिक्षा हमें पर्यावरण के लिए संरक्षण प्रदान करती है, उसकी गुणवत्ता को बताती है और हमारे क्रियाकलापों में सुधार करती है। मनुष्य की प्रकृति को इसमें सिखाया जाता है, प्रकृति के अनुसार कैसे मनुष्य को ढलना है ये चीज़ बताई जाती है। और मनुष्य को ये बताया जाता है कि प्रकृति को की जो है
रक्षा करे, वो उसका संरक्षण करे, ना कि उसको प्रदूषित करे। पर्यावरण शिक्षा वास्तव में मानव द्वारा प्रकृति के प्रति अत्याचारों की शिक्षा का बोध कराती है और भविष्य में सावधान रहने के लिए मानव को तैयार करती है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। इसके बाद पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा को देखेंगे तो इसमें चेयरमैन टेलर के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है और उन्होंने बताया है कि पर्यावरण शिक्षा को नागरिकता का विकास करती है। तो पर्यावरण शिक्षा हमें नागरिकता के विकास करती है हमें, और इससे अध्येता में पर्यावरण के संबंध में लाभकारी प्रेरणा दायित्व के भाव आते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही हर एक नागरिक की ड्यूटी होती है, पर्यावरण को लेकर उसके कुछ ऑब्लिगेशंस रहते हैं। इसलिए हर एक जो है नागरिक, उसमें प्रेरणा उत्पन्न होती है, उसका दायित्व का भाव हो जाता है पर्यावरण के लिए। पर्यावरण शिक्षा के प्रकार देख लेते हैं तो इसमें औपचारिक पर्यावरण शिक्षा आती है और अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा आ जाती है। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में क्या आता है, तो औपचारिक पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण के पात्र छात्र छात्राएं, कार्यरत कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी और पर्यावरण के प्रति अभिरुचि रखने वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में ऐसे लोग सम्मिलित होते हैं जिनका जो है पूरी तरह से इंटरेस्ट होता है पर्यावरण में। इसके बाद अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा की बात करेंगे तो इसमें मुख्यतः अनपढ़ लोग आते हैं पूरी तरह से, जिनको ज्ञान दिया जाता है। ऐसे लोगों के अतिरिक्त कम पढ़े लिखे लोग, काम धंधे में लगे लोगों को भी ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अनपढ़ होने के कारण इन्हें ऐसे तरीके से शिक्षित किया जाता है ताकि वे पर्यावरण के विविध पक्षों को समझ सकें। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो अनपढ़ या अशिक्षित लोगों के लिए होती है और इनके लिए इसमें विशेष आवश्यकता होती है, विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें इफ़ेक्टिवली जो है समझाया जा सके, पर्यावरण के बारे में अच्छी तरीके से उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सके। अब देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पर्यावरण संकट और समस्याओं की व्यापकता और विस्तार से ग्रस्त भयभीत संपूर्ण मानवता को बचाने, उसकी रक्षा करने के लिए भविष्य को सुखी बनाने हेतु पर्यावरण शिक्षा आज की प्राथमिक आवश्यकता हो गई है। तो पर्यावरण के संकट के लिए, उसकी समस्याओं को विलुप्त करने के लिए, विस्तार से ग्रस्त होने के लिए, भयभीत संपूर्ण मानव को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और भविष्य को सुखमय बनाने के लिए आज पर्यावरण शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। यदि इस शिक्षा की उपेक्षा कर दी जाए तो जन जन में पर्यावरण अवबोध और गुणवत्ता बनाए रखने की चेतना जागृत नहीं होगी। तो अगर हम पर्यावरण शिक्षा नहीं देंगे तो मानव इतना ज़्यादा जागरूक नहीं होगा पर्यावरण के लिए, और पर्यावरण व पारिस्थितिकी का असंतुलन निरंतर बढ़ता जाएगा। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन होता चला जाएगा, जिससे कि ओजोन परत पर छिद्र जो है वो बड़ा होता चला जाएगा और सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी में आने लगेंगी और मृदा के उर्वरक धारण शक्ति भी कम होने लगेगी, जिससे कि उपज कम होगी। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, इसको जान लेते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा जो है वो प्रकृति में अन्य विषयों से भिन्न होती है, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा देने के स्तर व उसके क्षेत्र अन्य पाठ्यक्रम की शिक्षा के स्तरों और क्षेत्रों से अधिक व्यापक माने जाते हैं और विस्तृत माने जाते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति अगर हम देखना चाहें तो यह एक विश्वव्यापी प्रक्रिया मानी जाती है। विश्व बंधुत्व की प्रेरणा है पर्यावरण शिक्षा। यह एक सकारात्मक उपागम होता है और अंतः अनुशासनात्मक का
रूप धारण करती है और यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो पर्यावरण शिक्षा की ये प्रकृति हो गई। इसके बाद पर्यावरण शिक्षा का महत्व जानेंगे। तो पर्यावरण शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है कि इससे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह माना जाता है कि जिस पर जीवन संभव हुआ है। तो इसे अगर हम नष्ट कर देंगे, इसे हम बचाएंगे नहीं, तो उस पर बसने वाले प्राणी मात्र को सुखद जीवन जो है कहाँ से उपलब्ध होगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संरक्षण करें। और प्रतिवर्ष जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है, उससे सारा प्रकृति चक्र जो है वो गड़बड़ होता चला जा रहा है, बदलता चला जा रहा है। प्रकृति व पर्यावरण को पुनः संतुलित करने के लिए भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें जो है ज़्यादा मात्रा में जानकारी होनी चाहिए पर्यावरण के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में, ताकि वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकें और पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। देन नेक्स्ट आ जाता है कि प्रकृति में संसाधनों का विशाल भंडार है, लेकिन वो सीमित भंडार माना जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम प्रकृति के संसाधनों को उनकी उचित जगह पे उचित मात्रा में ही यूज़ करें, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो हमारे पास लिमिटेड हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र पर। तो पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में समझेंगे। एक पारिस्थितिकीय या पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव और भौतिक वातावरण शामिल होते हैं, जिसके साथ वे बातचीत करते हैं। और 458 ये जैव और अजैविक घटक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पारिस्थितिकीय तंत्र वह तंत्र माना जाता है जिसमें सभी जीव और भौतिक वातावरण शामिल होते हैं और वो आपस में बातचीत करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्रणाली में प्रवेश करती है और पौधों के ऊतकों में शामिल हो जाती है। पौधे एक दूसरे पर भोजन करके जानवर प्रणाली प्रणाली के माध्यम से पदार्थ ऊर्जा की गति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मौजूद पौधे एवं माइक्रोबियल बायोमास की मात्रा को भी प्रभावित करते हैं तथा मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर डिकम्पोजर कार्बन को वायुमंडल में वापस छोड़ते हैं। तो इस तरह से पूरा चक्र बताया गया है कि कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, और फिर वो जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र बाहरी एवं आंतरिक कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बाहरी कारक जैसे कि जलवायु इसमें आ जाती है, मूल सामग्री जो मिट्टी या स्थलाकृति बनाती है वो इसमें आती है, और एक पारिस्थितिकीय तंत्र की समग्र संरचना को नियंत्रित करती है, लेकिन स्वयं पारिस्थितिकीय तंत्र से प्रभावित नहीं होती है। आंतरिक कारकों को नियंत्रित किया जाता है, और उदाहरण के लिए इसमें अपघटन, जड़ प्रतिस्पर्धा, छायांकन, अशांति, उत्तराधिकार और मौजूद प्रजातियों के प्रकार आते हैं। परिभाषा की बात करते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र के, तो इसमें बताया गया है कि एक पारिस्थितिकीय तंत्र में सभी जीव आते हैं और अजैविक पूल या भौतिक वातावरण भी होते हैं जिसके साथ वे बातचीत करते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये देखेंगे। तो पारिस्थितिकीय तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टान्सले ने एक प्रकाशन में इसका सबसे पहले उपयोग किया था, और यह शब्द आर्थर रॉय फ्लैफम द्वारा गढ़ा गया था, जो टान्सले के अनुरोध पर इस शब्द के साथ आए थे। पारिस्थितिकीय तंत्र की प्रक्रिया को देखेंगे अब। तो वर्षावन पारिस्थितिकीय तंत्र जैव विविधता
में समृद्ध हैं और यह स्नेगल के नियोकोलोकोबा राष्ट्रीय उद्यान में गाबिया नदी है। तो ये आपको गाबिया नदी दिखाई गई है डायग्राम में, जो कोबा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देन नेक्स्ट है ये आपका बाजा कैलिफोर्निया डेजर्ट, जो मैक्सिको की वनस्पतियां हैं। अब बाहरी एवं आंतरिक कारक कौन कौन से हैं ये देखेंगे इसमें। तो पारिस्थितिकीय तंत्र बाहरी एवं आंतरिक दोनों कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बाहरी कारक जिन्हें राज्य कारक भी कहा जाता है और एक पारिस्थितिकीय तंत्र की समग्र संरचना को नियंत्रित करते हैं ये। तो बाहरी कारक के द्वारा ही पारिस्थितिकीय तंत्र की सारी संरचना को नियंत्रित किया जाता है और जिस तरह से ये चीज़ें उसके भीतर काम करती हैं स्वयं पारिस्थितिकीय तंत्र से प्रभावित नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें पारिस्थितिकीय तंत्र के अंदर काम करती हैं वो उससे जो है प्रभावित नहीं होती हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है प्राथमिक उत्पादन। तो प्राथमिक उत्पादन में बताया गया है सितंबर 1997 से अगस्त 2000 तक वैश्विक समुद्री स्थलीय फोटोट्रॉफ बहुत्य, ये जो है उसकी फोटो दिखाई गई है और ऑटोट्रॉफ बायोमास के अनुमान के रूप में यह केवल प्राथमिक उत्पादन क्षमता का एक मोटा संकेतक है और इसका वास्तविक अनुमान नहीं है। तो ये जो फोटो आपको दिखाई गई है ये जो है एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया गया था, ना कि इसका वास्तविक अनुमान है। प्राथमिक उत्पादन अकार्बनिक कार्बन स्रोतों से कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन है और यह मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शामिल ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करती है, जबकि कार्बन जीवित और मृत बायोमास मिट्टी, कार्बन और जीवाश्म ईंधन में अधिकांश कार्बनिक पदार्थ बनता है। देन नेक्स्ट आ जाता है ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा और कार्बन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करते हैं और जीवित ऊतक में शामिल हो जाते हैं तथा अन्य जीवों में स्थानांतरित हो जाते हैं, जो जीवित और मृत पौधों पर फीड करते हैं और इसके अंततः जो है श्वसन के माध्यम से जारी होते हैं। पर्यावरण शिक्षा की शिक्षा पद्धति क्या है इसको देखेंगे। तो इसकी शिक्षा पद्धति में आप प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि आ जाती है, क्रिया विधि आती है और क्षेत्र भ्रमण विधि आती है, इसमें प्रोजेक्ट विधि आ जाती है, इसी में खोज विधि इसी में आती है, समस्या समाधान विधि इसी में आती है और सहभागिता अनुभव विधि भी इसी में आती है। तो इस तरह से शिक्षण विधि में पहली विधि है प्रत्यक्ष अवलोकन व निरीक्षण विधि। इस विधि का प्रचलन अमेरिका में 19वीं शताब्दी के अंत में आरंभ हो गया था और इसका प्रयोग कक्षा शिक्षण की परंपरागत विधियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इस विधि को निर्देशित अध्ययन विधि के नाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है और इसमें कक्षा से बाहर ले जाकर विद्यार्थियों को पर्यावरण का स्वयं अवलोकन करने का मौका दिया जाता है कि विद्यार्थी खुद पर्यावरण को देख सके, उसका अवलोकन कर सके, उसकी जांच कर सके। जैसे कि शिक्षक जो है छात्रों को शाला के उद्यान में ले जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण या उपजाऊ मिट्टी का अवलोकन कराएं या चिड़ियाघर में ले जाकर जीव विविधता का ज्ञान कराएं। तो ये सब उदाहरण हो जाते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन के। इसके बाद नेक्स्ट शिक्षण विधि आ जाती है क्रिया विधि। क्रिया विधि का मतलब होता है कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इसका मतलब है कि छात्र जब खुद से कोई चीज़ करते हैं तो उन्हें वो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है, उस चीज़ को वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सभी प्रमुख शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं कि बालक जो काम स्वयं सीखते हैं वह उसे स्थायी रूप से उनकी स्मृति में अंकित हो जाता है।
तो जो चीज़ें बालक खुद करता है, उसे वो ज़्यादा देर तक अपनी स्मृति में रख पाता है, ज़्यादा टाइम तक रख पाता है। तो क्रियाविधि छात्रों को एक रोचक पद्धति दी गई ऐसी, जिसमें छात्र खुद करके तब सीखते थे हर एक चीज़ को, और क्रियाविधि किसी विशेष किसी विशेषज्ञ या शिक्षक के मार्गदर्शन में की जानी जाती है, ताकि छात्रों की अधिगम प्रक्रिया सुनियोजित रहे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है शिक्षण विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि। क्षेत्र भ्रमण विधि का मतलब है कि ये ऐसी विधि है जिसमें आपको फील्ड ट्रिप पे ले जाया जाएगा, किसी एक जगह पे ले जाया जाएगा, वहाँ आपको अवलोकन करने के लिए कहा जाएगा। तो पर्यावरण का अस्तित्व कक्षा के बाहर है, अतः पर्यावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करके उसकी समस्याओं को समझने के लिए क्षेत्र भ्रमण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वॉल्टर ने इसके बारे में कहा है कि कोई भी स्थान जहाँ की कोई पौधा या जानवर पाया जाता है, उतना ही महत्व रखता है जितना कि जानवर और पौधे रखते हैं। तो इस तरह से वॉल्टर के शब्दों में बताया गया कि अगर किसी स्थान पर कोई पौधा या जानवर है, तो वो उतना ही महत्व रखेगा जितना कि जानवर और पौधे रखते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट विधि आ जाती है प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि को प्रारंभ किया था WH किलपैट्रिक ने, ये इसके जो है फाउंडर माने जाते हैं। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य होता है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में छात्रों द्वारा पूर्ण किया जाता है, और प्रोजेक्ट का कार्य प्रणाली के अनुसार प्रोजेक्ट के चुनाव हेतु छात्रों की समझ परिस्थिति का निर्माण किया जाता है। तो प्रोजेक्ट विधि का मतलब हो जाता है कि इसमें छात्रों को कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसको जो है उन्हें कंप्लीट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट विधि आ जाती है ह्यूरिस्टिक या खोज विधि जिसको कहते हैं। तो इस विधि के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को माना जाता है, और ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है कि मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक जो शब्द है, इसका मतलब ही होता है कि मैं खोजता हूँ, मतलब कि मैं हर एक चीज़ को रिसर्च करता हूँ हर एक चीज़ पर, इसीलिए इस विधि का नाम ह्यूरिस्टिक विधि रख दिया गया। और इस विधि में स्व शिक्षा व स्वानुभव, इस विधि के द्वारा स्व शिक्षा का अनुभव होता है या स्व अनुभव का अनुभव होता है, और इनके सीखने पर बल दिया जाता है। पर्यावरण शिक्षा में उच्च स्तर छात्रों में अनुसंधान वृत्ति उत्पन्न करने के लिए खोज विधि का सहारा लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विधि आ जाती है समस्या समाधान विधि, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। तो समस्या समाधान विधि वह क्रियात्मक विधि मानी जाती है जिसमें छात्रों के समक्ष कोई चुनौतीपूर्ण समस्या रख दी जाती है। तो जैसे बच्चों के सामने एक ऐसा चैलेंज रख दिया जाता है, एक ऐसा टास्क रख दिया जाता है जिसे उन्हें सॉल्व करना होता है, जिसको उन्हें जो है समाधान ढूंढना होता है उसके लिए। और इस पद्धति में विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता विकसित की जाती है। तो इसमें जो है उन्हें अपने रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट और लास्ट विधि आ जाती है इसमें सहभागिता अनुभव विधि। तो सभी शिक्षाविद इससे सहमत हैं कि किसी शिक्षा क्रिया में विद्यार्थी जितना अधिक भाग लेंगे, उतना ही अधिक वो सीखेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हर एक बच्चा हर एक एक्टिविटी में भाग ले, ताकि उसकी लर्निंग प्रभावी ढंग से हो सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमारा ये टॉपिक है। तो वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को इकट्ठा करने से इसका मतलब हो जाता है, और इसका जो है बाद में विशेष जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करके तब इसका उपयोग किया जाता है। इसे संग्रहित करने की एक तकनीक भी बनाई गई है, और यह न केवल पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, बल्कि गिरते हुए जल स्तर को भी रोकता है। तो इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बेनिफिशियल होता है कि ये हमें जल को उपलब्ध कराता है,
और हमारे वाटर लेवल को भी इंक्रीज़ करता है या प्रोटेक्ट करता है। और हमारे समुदायों में प्राचीन काल से ही जल प्रबंधन का अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान मुख्य रूप से जागरूकता में कमी आ गई थी, तो ऐसी प्रथाएं फीकी पड़ गई थी। पारिस्थितिकीविदों का मानना है कि जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए जल संचयन प्रथाओं के पारंपरिक तरीकों की वापसी की तत्काल आवश्यकता है। तो इस तरह से हर एक पारिस्थितिकीविदों ने भी बताया है कि हमें जल संरक्षण करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपना जीवन सुखमय कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, इसको देख लेते हैं हम। तो वर्षा जल संचयन के उद्देश्य यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला उद्देश्य आ जाता है अपवाह हानि को कम करने के लिए। दूसरा उद्देश्य है हमारा सड़कों पर पानी भरने से बचाने के लिए। तो जब वर्षा का जल संचयन कर लिया जाएगा, तो जो रोड पे जो है वाटर रहता है, जगह जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उससे हम बचेंगे। और पानी की बढ़ती हुई मांग को इससे पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है जो हमने रखा है अपने पास। और भूजल पुनर्भरण करके जल स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। तो इससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम वाटर लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। भूजल प्रदूषण में हम कमी कर सकते हैं और कमज़ोर मौसम के दौरान भूजल आपूर्ति में पूरक भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पर्यावरण नैतिकता। तो पर्यावरणीय नीति शास्त्र व्यवहारिक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत आसपास के पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित नैतिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य या पर्यावरण में आपसी संबंधों का नैतिकता के सिद्धांतों एवं नैतिक मूल्यों का आलोक में अध्ययन किया जाता है। मुख्यतः मनुष्य के उन क्रियाकलापों का नैतिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। तो पर्यावरण नैतिकता का मतलब है कि हम कितना पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं, उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, और इसके लिए कुछ सिद्धांत और नैतिक मूल्य भी बताए गए हैं पर्यावरण से संबंधित, जो मनुष्य के उन क्रियाकलापों पर आधारित हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। पर्यावरण नैतिकता इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य के साथ साथ पृथ्वी के जैवमंडल में निवास करने वाले विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधे भी इस समाज का हिस्सा हैं। तो पर्यावरण नैतिकता का ये मानना है कि मनुष्य के साथ साथ पृथ्वी में जो जैवमंडल है, उसमें जितने भी जीव निवास करते हैं या पेड़ पौधे निवास करते हैं, वो सभी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं। द नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पारिस्थितिक पर्यटन, इकोलॉजिकल टूरिज्म या इको टूरिज्म इसको कहा जाता है। तो पारिस्थितिक पर्यटन या इको टूरिज्म एक प्रकार का पर्यटन माना जाता है, मतलब कि घूमने की जगह है ये सब, जिसमें प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा इस प्रकार करी जाती है जिसमें स्थानीय वन्य जीवन पर्यावरण स्थानीय निवासियों को संरक्षित रखा जाए और उन्हें लाभ पहुँचे। तो इस तरह से इको टूरिज्म एक ऐसा पर्यटन हो जाता है जिसमें प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा की जाती है, लेकिन ये यात्रा जो होगी वो स्थानीय जीवन पर्यावरण और स्थानीय निवासियों को संरक्षित रख के की जाती है और उन्हें लाभ पहुंचाकर तब की जाती है। इसका एक ध्येय यह है कि इन क्षेत्रों को बिना हानि के भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो जो जगह इको टूरिज्म हो जाती है, उसको भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रखा जाता है। अक्सर पर्यावरण पर्यटन से प्राप्त राशि का प्रयोग जैव संरक्षण के लिए किया जाता है।
तो पर्यावरण पर्यटन से जो भी राशि मिलती है, जो भी पैसे मिलते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है जैव संरक्षण के लिए। और यह भी देखा गया है कि इससे स्थानीय निवासी वनों में हानिकारक कृषि या शिकार छोड़कर पर्यटन सेवाओं में आय कमाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये तेनमला केरल में एक पर्यावरणीय पर्यटन केंद्र है, एक सेतु है ये केरल का। द नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं वैश्विक ऊष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग और हरित गृह प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको जानेंगे यहाँ पे। ग्रीन हाउस का प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है और जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर होती रही है। तो ग्रीन हाउस एक प्राकृतिक घटना मानी जाती है और ये बहुत टाइम से जो है हमारी पृथ्वी पर हो रही है। इस प्राकृतिक ग्रीन हाउस का प्रभाव जो पानी के वाष्प और पानी के छोटे छोटे कणों से संभव है, उसी कारण धरती का जीवन भी संभव है। तो ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है, जो जल के वाष्प के रूप में या उसके छोटे छोटे कणों के रूप में संभव हो पाता है, उसी से मानव का जीवन भी संभव है यहाँ पे। कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस भूमंडलीय तापन का 95% से अधिक उत्पादन करते हैं। इस तरह से ग्रीन हाउस का डायग्राम दिखाया गया है पूरा, कि सन रेज जो है पृथ्वी पे आती हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो ये पृथ्वी से सौर विकिरण परावर्तित हो जाती हैं। फिर यहाँ पे हरित गृह गैस है, उससे अवशोषित सौर विकिरण होती हैं और ये अवशोषित विकिरण हरित गृह गैस द्वारा पुनः उत्सर्जित की जाती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जलवायु परिवर्तन पर। जलवायु परिवर्तन मतलब कि क्लाइमेटिक चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। तो जब भी हमारे मौसमिक दशाओं में कोई भी इसके पैटर्न में ऐतिहासिक बदलाव आता है, तो उसको जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांट दिया जाता है। तो जब हम जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, तो इसी से हमारे पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांट दिया जाता है। और जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्रकृति भी हो सकता है। तो ये जो बदलाव आता है जलवायु की दशा में, ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव के क्रियाकलापों का परिणाम भी हो सकता है। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन दोनों तरीके से होगा, प्राकृतिक और मानव निर्मित। ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन को मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन जो है वो मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना गया है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य द्वारा उद्योगों से निःसृत कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा गैसों के वायुमंडल में अधिक मात्रा में बढ़ जाने पर का परिणाम माना जाता है। प्राणियों पर इसका क्या प्रभाव है, इसे देख लेते हैं। तो वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता या मात्रा जो है वो पौधों के में प्रकाश संश्लेषण उत्पादन को बढ़ाती है और इसके बदले में यह अधिक कार्बनिक पदार्थ तैयार करती है। यह एक सकारात्मक प्रभाव प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि अपतृणाओं का जल्दी जल्दी उत्पन्न होना तथा वह भी लाभदायक पौधों की कीमत पर। देन नेक्स्ट आ जाता है कि पौधों को खाने वाले कीटों तथा अन्य पीड़कों की संख्या भी बढ़ जाती है इससे, और अन्य जीवों के जीवित रहने पर भी इससे प्रभाव पड़ता है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन का सिंबल हो जाता है O3
और ये एक उच्च प्रतिक्रियाशील अणु होता है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त माना जाता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह जो 10 से 50 किलोमीटर के बीच पृथ्वी से ऊपर की सतह पर होती है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। तो जो पृथ्वी से 10 और 50 किलोमीटर के बीच में सतह मानी जाती है उसको समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है और इसमें ओजोन की एक पतली सी परत होती है। तो इसी मंडल पे ओजोन की भी परत पाई जाती है। यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली घातक परावैंगनिक किरणों को रोकती है और एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। तो अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरणों जिनकी तरंग दैर्ध्य दृश्य स्पेक्ट्रम की तुलना में उच्च ऊर्जा होती है, तो ये जो यूवी स्पेक्ट्रम होते हैं वो बहुत हाई स्पेक्ट्रम के रहते हैं। यूवी विकिरणों को 3 रूप से विभाजित किया गया है। यूवी ए इसमें आते हैं, फिर यूवी बी आ जाते हैं और यूवी सी आ जाते हैं। यूवी सी जैविक तंत्रों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है क्योंकि इसमें तरंगदैर्घ्य जो है वो 280 nm से भी कम होती है। 1970 के प्रारंभ में ही समतापमंडलीय ओजोन की परतें भूमि के कई क्षेत्रों में विशेष रूप से अंटार्कटिका क्षेत्रों में पतली हो रही हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र विश्व की सबसे उत्पादक समुद्री पारितंत्र प्रणालियों में से है। तो ये जो परत है ओजोन की वो धीरे धीरे पतली होती चली जा रही है और विशेष रूप से अंटार्कटिका के क्षेत्र में ये परत जो है वो पतली हो रही है। समतापमंडलीय ओजोन परत के पतला होने को ही ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत के अपक्षयन के कारण क्या क्या माने जाते हैं, तो इसमें प्राकृतिक कारण आते हैं और मानव गतिविधियों से संबंधित कारण भी इसी में आते हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न कई पदार्थ समतापमंडलीय ओजोन को नष्ट कर रहे हैं तथा मानव निर्मित गतिविधियों से अगर हम बात करें तो इसमें ऐसी घटनाएं जिसमें वायुमंडल में क्लोरीन परमाणु उत्सर्जित होता है वह ओजोन विनाश का गंभीर कारण बन जाते हैं क्योंकि समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु जो है वो बड़ी कुशलता से ओजोन को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मानव गतिविधियां भी इसका एक कारण है। इसके बाद ओजोन परत अपक्षय का प्रभाव क्या है, तो हम ओजोन क्षेत्र के विषय में इतने चिंतित क्यों हैं ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है। तो इसका कारण है कि ओजोन कवच जो है इसके बिना घातक परावैंगनिक किरणें जो हैं वो वातावरण के को जो है भेद कर सकती हैं और धरती की सतह पर पहुंच जाएंगी जिससे कि यूवी विकिरण की एक छोटी मात्रा में विकिरण मनुष्यों तथा अन्य जीवों के लिए आवश्यक है, जैसे कि यूवीबी विटामिन डी के संश्लेषण को बढ़ावा देता है तथा यूवी विकिरण जर्मनाशी के रूप में सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है, जबकि यूवी की बढ़ी हुई खुराक जीवित जीवों के लिए बहुत अधिक खतरनाक मानी जाती है। अब मानव पर इसका हानिकारक प्रभाव क्या है वो देख लेते हैं। तो इससे त्वचा कैंसर में वृद्धि होती है, मोतियाबिंद में वृद्धि हो रही है, डीएनए की क्षति होती है, कॉर्निया की क्षति हो रही है, नेत्र संबंधी रोग हो जाते हैं और मानव प्रतिरोधी तंत्र का कमजोर होना भी इसका एक प्रभाव है। फिर पौधों का इसका हानिकारक क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये प्रकाश संश्लेषण का संदमन करती है और उपापचय क्रिया का भी संदमन करती है और वृद्धि को रोकती है पौधों की तथा कोशिकाओं को भी नष्ट करती है, उत्परिवर्तन का कारण बनती है तथा वन उत्पादकता में कमी आती है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतः विषय एकीकरण। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है? प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण तथा शिक्षा के आयोजन की प्रक्रिया में अंतः विषय एकीकरण की समस्या पर फिर से बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अंतः विषय एकीकरण का मतलब है कि इसमें एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ा जाता है, और इस एकीकरण में अवधारणा इसकी जो है उसमें माना गया कि जब हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे तो बच्चे जो है इफ़ेक्टिवली एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे और उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ पाएंगे। ये जो शब्द है वो लिया गया है लैटिन शब्द एंटीग्रोफियो, बहाली, पुनः प्रति या पूर्णांक जिसको कहते हैं पूर्ण। इसीलिए एकीकरण का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि एक संपूर्ण में एकीकरण किसी भी तत्व की एकता में किसी भी एकता की बहाली है। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरणीय प्रबंधन। तो पर्यावरणीय प्रबंधन या संरक्षण कार्यक्रम जो है वो संगत क्षेत्रों में शिक्षा के द्वारा या जागरूकता बढ़ाने के द्वारा या प्रशिक्षण पर निर्भर करते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने की समझ के बिना और ऐसे करने की आवश्यकता महसूस होने पर ही कुछ व्यक्तियों का पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित हो सकेंगे। तो पर्यावरण प्रबंधन या संरक्षण ऐसा कार्य होता है जिसके लिए लोगों को शिक्षा दी जाती है, उनमें जागरूकता फैलाई जाती है, उनको नुक्कड़ नाटक के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, रैलीज़ के थ्रू या फिर किसी भी तरह से उन्हें ये जानकारी दी जाती है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, और उन लोगों को जोड़ा जाता है विशेष सक्रिय भागीदारी के लिए। पर्यावरण संरक्षक देख लेते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण का क्या मतलब है? संरक्षण का मतलब हो जाता है पर्यावरण के कि व्यक्तियों, संगठनों, सरकारों द्वारा पर्यावरण, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करने की एक प्रथा चली आ रही है, और इसका उद्देश्य होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों तथा मौजूद हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण कर सकें, और जहाँ तक कि ये संभव हो सके इसकी क्षति की मरम्मत कर सकें, प्रवृत्तियों को उल्टा कर सकें। तो इस तरह से पर्यावरण संरक्षण का आपको डायग्राम दिखाया गया है। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की क्या भूमिका है। तो मीडिया की भूमिका को देखते हैं हम। इस धरती पर अब तक न जाने कितनी ही सभ्यताएं उदित हुई हैं और नष्ट हुई हैं, उनका ब्यौरा भी अभी तक मनुष्य नहीं ढूंढ पाया है। तो इस तरह से हम उस सभ्यताओं को ढूंढते ढूंढते स्वयं भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण प्रबंधन, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण शिक्षा में व्यापक चेतना लाने में मीडिया भी उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। तो पर्यावरणीय नीतियों के निर्धारण नियोजन में जन सामान्य की सहभागिता तभी प्रभावी हो सकती है जब उन्हें पर्यावरणीय मुद्दों की पर्याप्त सूचना हो तथा उन्हें जानकारी हो समय समय की पे कि क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पे। तो ये जानकारी देता है हमें मीडिया। तो मीडिया की अपेक्षा की जाती है कि वे वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न होने वाली पर्यावरणीय घटनाओं को, समाचारों को, सूचनाओं को जन सामान्य तक इस ढंग से पहुंचाए कि वे तथ्यों का सही विश्लेषण कर सकें और अपनी एक राय बना सकें। मीडिया का लक्ष्य पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से व्यक्ति की समझ, विवेक और व्यवहारिक ज्ञान कौशल प्रदान करना होता है। अब पर्यावरण संरक्षण में प्रिंट मीडिया की क्या भूमिका है इसको देखेंगे। तो प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम जो कहा जाता है, इसमें पर्यावरणीय जनसंचार का एक सशक्त व व्यापक माध्यम माना जाता है तथा भारत में 19 प्रमुख भाषाओं सहित 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं।
यह माध्यम जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होता है। पर्यावरण संरक्षण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है और पर्यावरण के लिए मीडिया कर्मी जो होते हैं वो अपना उद्देश्यपरक दृष्टिकोण रखते हैं। इस माध्यम के दौरान या द्वारा पर्यावरणीय सूचना प्रसारण, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाता है और पर्यावरणीय समाचारों, कार्यक्रमों, लेखों, फीचरों, साक्षात्कारों का प्रकाशन जन्मजात निर्माण करने में सहायक सिद्ध होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या भूमिका है पर्यावरण संरक्षण में, इसको हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो आ जाते हैं, टेलीविज़न आता है, फिल्म या मल्टीमीडिया आता है, ऑडियो या वीडियो आता है, स्लाइड्स आते हैं इसी में, और नियॉन साइन आता है इसी में। तो रेडियो के माध्यम से शिक्षा, सूचना, मनोरंजन जो है संप्रेषित किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस माध्यम से सामान्य जन तक पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण शिक्षा व वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण, पेड़ लगाओ अभियान कार्यक्रम से संबंधित जानकारी आसानी से भेजी जा सकती है। और भारत में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा जून 1923 में पहली बार प्रसारण किया गया था और आकाशवाणी के विविध प्रकार के प्रसारण किए जाते हैं, जिसमें सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और व्यापारिक विज्ञापन आदि मुख्य रूप से तैयार किए जाते हैं और लोगों तक उनका संप्रेषण किया जाता है। दूरदर्शन का भारत में 15 सितंबर 1959 को शैक्षणिक उद्देश्यों के साथ आरंभ हुआ था। ये दूरदर्शन भारत में जो है 1959 में आरंभ किया गया। फिल्म जगत की भूमिका अगर देखें तो वो बताई गई है कि फिल्म उद्योगों का इतिहास 100 साल पुराना है और फिल्म जो है जन सामान्य को शिक्षा और सूचना तथा मनोरंजन प्रदान करती हैं और इसका एक अच्छा माध्यम मानी जाती हैं। फिल्म और चलचित्र जो है इनके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण, हमारे पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण आदि की जानकारी आसानी से लोगों तक पहुंचाई जाती है और पर्यावरण पर डॉक्यूमेंट्री या फीचर फिल्में भी बनाई जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण, वन्य जीव संरक्षण आदि विषयों से संबंधित अधिक से अधिक फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता है ताकि जन सामान्य को सार्थक जानकारी एवं ज्ञान प्रदान किया जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका यहाँ पे बताई गई है। तो भारत में इंटरनेट का जन्म 15 अगस्त 1995 में हुआ था। तब से लेकर उपयोगकर्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसलिए पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग भी विश्वव्यापी तथा तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने की दृष्टि में उपयोगी माना जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक है जीवनदायिनी नदी गंगा, इसके प्रदूषण और संरक्षण के बारे में जानेंगे। तो ये योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा, नमामि गंगे परियोजना जिसको कहा गया, और ये केंद्र सरकार की योजना थी जो स्टार्ट की गई थी 2014 में। और सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य के लिए की गई थी और इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। गंगा नदी के प्रदूषित होने के कारण क्या क्या हैं? तो इसमें सबसे पहला कारक कहा जाता है, कारण है शहरीकरण। तो ये जो शहरीकरण है इसकी वजह से भी हमारी नदी गंगा नदी, पवित्र नदी जो मानी जाती है, वो लगातार प्रदूषित होती जा रही है क्योंकि तेजी से
शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल और इसका एक स्थान पर जमा हो जाना या इसके उपचार और निपटान जैसी समस्या भी उत्पन्न हो रही है। द नेक्स्ट आ जाता है कारण में उद्योग। तो उद्योग से जो भी सीवेज होता है या औद्योगिक अपशिष्ट होता है या फिर नियोजित प्रवाह के कारण जो अशुद्ध जल होता है उसे भी गंगा में डाल दिया जाता है, तो ये भी एक कारण है गंगा के प्रदूषित होने का। द नेक्स्ट कारण आ जाता है इसमें कृषि अपवाह और अनुचित कृषि प्रथाएं। इसमें कृषि के दौरान अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मिट्टी जो है इसमें घुलने वाले उर्वरक और कीटनाशक वर्षा जल के साथ निकटतम जल निकायों में पहुंच जाते हैं, जिससे वो निकाय जो है आगे जल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से भी गंगा प्रदूषित हुई है। और नेक्स्ट कारण आ जाता है इसमें जल निकासी की व्यवस्था। तो अच्छे से जल निकासी की व्यवस्था ना होना, कि जल एक जगह पे ही जम जाता है, एक जगह पे ही ठहर जाता है, तो ये भी एक कारण है। गंगा में न्यूनतम प्रवाह के अध्ययन पर जल संसाधन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार जल नदी के जल की गुणवत्ता पर उपचारित या अनुपचारित अपशिष्ट जल के निकास का प्रवाह नदी के प्रवाह पर निर्भर करता है। द नेक्स्ट कारण कहा जाता है धार्मिक एवं सामाजिक आचरण। तो धार्मिक प्रथाएं जो हैं, हमारी आस्था है कि हमें जो है भगवान से रिलेटेड या फिर हवन से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें जो है गंगा में ही प्रभावित करना है या फिर किसी जल में ही प्रवाह करना है उनका। तो ये जो हमारी आस्था है और सामाजिक प्रथाएं हैं हमारी, ये भी गंगा को प्रदूषित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का अर्थ क्या है। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं इसमें। तो पहले सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को पाठ्येतर गतिविधियों के रूप में जाना जाता था, लेकिन फिर गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बना दिया गया इसको, और यह बच्चे या छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करते हैं विभिन्न पहलुओं में। तो इस तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, उसके भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास भी होता है। जहाँ सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ पूरक के रूप में काम करता है, और यह सह पाठ्यक्रम गतिविधियों आपके पाठ्यक्रम का नहीं बल्कि आपके ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ होती हैं, वो बच्चों के सिर्फ कोर्स का नहीं, करिकुलम का नहीं, बल्कि उनके जीवन का ही एक पार्ट होती हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा रहती हैं। यह एक ऐसी गतिविधियाँ हैं जो आपके विभिन्न विकास, जैसे कि बौद्धिक विकास आपका होगा, इससे भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सौंदर्य का भी विकास होता है। तो इस तरह से सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ जो हैं वो आपके लिए अहम भूमिका निभाती हैं, जैसे कि योगा एक्टिविटी है आपकी ये। इसके बाद और सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए, जिसमें खेल, संगीत, बहस करना, डिबेट करना या कला, नाटक, बहस एवं चर्चा करना, भाषण प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, कला शिल्प प्रतियोगिता, सजावट या स्कूल पत्रिका में लेख और लोक संगीत आदि कई सारी जो है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हो सकती हैं। छात्र और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की भूमिका क्या है, इसको देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के द्वारा छात्र के जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको अनुभव प्रदान किया जाता है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है, और बहुत हद तक यह क्लास जो है वो शिक्षण एवं प्रशिक्षण को मजबूत बनाती है। बौद्धिक व्यक्तित्व के लिए क्लास रूम टीचिंग ज़रूरी है, लेकिन जब हम
सौंदर्य विकास, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ कराई जाएँ ताकि उनमें ये सारे डेवलपमेंट हो सकें। पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है वो यहाँ पे बताया गया है। तो शिक्षक एक अच्छा आयोजनकार होना चाहिए जो इन गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से आयोजित करता है, और शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम गतिविधियों का प्रदर्शन करते हुए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करे, तथा शिक्षक को एक अच्छा आयोजक भी होना चाहिए ताकि छात्रों को इसके बारे में अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। द नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण के महत्व को देखेंगे। वृक्षारोपण के महत्व पर समय समय पे जोर दिया जा रहा है और हमारी गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हम वृक्षारोपण का सहारा ले रहे हैं और ये ज़रूरी भी है वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण से तात्पर्य होता है कि वृक्षों के विकास के लिए पौधों को लगाना और हरियाली को फैलाना। तो पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए कई सारे कारण भी माने जाते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। जहाँ तक उसका स्लोगन ही है क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया। पेड़ जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं हमें, तो पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें ताकि हमें ऑक्सीजन मिले और हमारा जीवन यापन आसानी से होता रहे। वृक्षारोपण का महत्व भी कई सारा होता है। तो वृक्षारोपण के कई महत्व हैं क्योंकि पौधे हर तरह से बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें वृक्ष तथा पौधों की मदद लेनी चाहिए। ये हमें शुद्ध हवा देते हैं, पीने के लिए जल संरक्षित करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी की शक्ति को बरकरार रखते हैं और इसके कई सारे लाभ होते हैं। तो इस तरह से वृक्षारोपण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। द नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान। तो हमारे देश में सन 1986 में प्रतिवर्ष पर्यावरण के प्रति जन जागृति उत्पन्न करने के लिए निश्चित विषय वस्तु का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें रैलियां आ जाती हैं, पदयात्राएं आती हैं, प्रदर्शनियां आ जाती हैं, जनसभा, नुक्कड़ नाटक, निबंध, वाद विवाद, चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिताएं, सेमिनार, कार्यशालाएं या फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसी में आते हैं। तो इसके दौरान हर तरह से जानकारी दी जाती है छात्रों को, महाविद्यालय के छात्रों को या फिर आम जनता को जो है जागरूक किया जाता है अभियान के दौरान कि उनमें जो है जागरूकता आ सके पर्यावरण के लिए। और ये कार्यक्रम निर्धारित समय पर निर्धारित विषय पर पर्यावरण शिक्षा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ जन जागरूकता के अभियान बताए गए हैं जो प्रमुख विषयों पर आयोजित किए गए थे, जैसे कि सन 1986 से 87 तक पर्यावरण के सामान्य पक्ष पे अभियान किया गया। फिर इसके बाद 1987 से 88 तक बाढ़ और सूखा पे अभियान किया गया। देन 1988 से लेकर 1989 तक अपने जल संसाधनों का संरक्षण करें, इस पे अभियान किया गया। इसके बाद 1989 से 1990 तक अपने जल संरक्षणों का संरक्षण करें, इस पे किया गया अभियान। देन नेक्स्ट आ गया 1990 से 91 में पर्यावरण बचाओ एवं स्वयं को बचाओ, ये अभियान था। देन नेक्स्ट था 1991 से 92 तक विश्व पर्यावरणीय समस्याओं में जनता की भागीदारी बताई गई। उसके बाद 1992 से 93 में जैव विविधता पे किया गया अभियान। फिर 1993 से 94 में पशु कल्याण और अपशिष्ट प्रबंधन में किया गया। देन
1994 से 95 में संयुक्त वन प्रबंधन, पारिस्थितिको विकास और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे किया गया। देन नेक्स्ट था 1995 से 96 तक, ये महिलाएं एवं पर्यावरण पे किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वनों की कटाई। तो वनों की कटाई, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। वनों की कटाई या वन निकासी भूमि से जंगल या पेड़ों के स्टैंड को हटाना और जिसे बाद में गैर वन उपयोग में बदल दिया जाता है। वनों की कटाई में वन भूमि को खेतों या शहरी उपयोग में बदला जाता है। तो इस तरह से वन की कटाई कर दी जाती है और फिर उस ज़मीन को जो है किसी और काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि शहरी उपयोग के लिए या खेतों के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए। तो सबसे अधिक केंद्रीय वनों की कटाई उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होती है और पृथ्वी में लगभग 31% भूमि की सतह वर्तमान में वनों से आच्छादित है और यह कृषि के विस्तार से पहले के वन क्षेत्र से 1/3 कम है, जो पिछली शताब्दी के अनुसार नुकसान का आधा है। इस तरह से न्यूजीलैंड में वनों की कटाई की ये पिक्चर है। देन पूर्वी बोलिविया में वनों की कटाई की सैटेलाइट इमेज जारी की गई थी दुनिया भर में, उसको दिखाया गया है, ये है। सो थैंक यू एवरीवन। ये मैराथन सीरीज़ हमारी यहीं पे एंड होती है।